हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अपनी कल संख्याओं को लास्ट वीडियो में हमने संख्याओं को पढ़ा था और उसमें भी हमने आपको संस्कृत में 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं होती हैं उनको हमने आपको समझा दिया था कि 1 से 50 तक 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं आप लिखते हैं वो किस प्रकार से आप संस्कृत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताइए कहाँ हमने अंत किया था? पंचाशत पर। 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचाशत। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने आपको पहले बनाना बताया कि जैसे 10 पर हमारी क्या होती है, 10 जो 10 होता है, 10 नंबर जो होता है, 10 की जो संख्या होती है उसको संस्कृत में कहते हैं दश। और 10 के बाद उसमें एक एक करके हम हर एक संख्या को जोड़ते जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, 20 तक की संख्या बन जाती है। जैसे हमारा एकादश, द्वादश, त्रयोदश है ना, चतुर्दश। ऐसे ही जब 20 पर आते हैं तो हम उसको विंशति कह देते हैं। और विंशति में भी ऐसे ही हम कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम TWENTY 20 पूरा लिखते जाते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 9 तक कंटिन्यूस कर देते हैं। जैसे 21 बन जाता है, 22 बन जाता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है संस्कृत में। तो विंशति हुआ था तो उसमें भी हम 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, त्रिंशत यानी 30। फिर 30 में भी हम ऐसे ही 1 से 9 तक त्रिंशत में लगाते चले आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारा अपना चतुर्विंशत। अब कहेंगे ठीक है भाई ये भी हो गया, इसके बाद ये करते हुए चले आए। अब आते हुए आए हम किस पर? 50 पर। 50 पर जैसे ही आए तो हमारा 50 की संख्या को कहा पंचाशत। अब 50 के बाद जब एक उसमें जोड़ा तो क्या बन जाएगा, एक पंचाशत। क्या बन जाएगा हमारा? एक पंचाशत। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 50 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 51। फिर कहा पंचाशत। पंचाशत में द्वि या द्वा पंचाशत भी कर सकते हैं आप और द्वि पंचाशत भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, द्वि पंचाशत या अपना द्वा पंचाशत, ये भी हो गया। फिर इसके बाद कहते हैं त्रयः पंचाशत या फिर त्रिपंचाशत कहेंगे, तब भी हमारा सही हो जाएगा। फिर कहते हैं चतुः, 4 जोड़ दीजिए पंचाशत में, 50 में 4 जोड़ दीजिए, हो गया चतुः पंचाशत। फिर कहते हैं पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत। अब नव पंचाशत को हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं ये लिखा है 9 और ये 50 का 5 यहाँ लिख दिया। पंचाशत यानी 50 में 9 जोड़े तो ये हमारा हो गया 59, 59। या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि 60 में से 1 कम, तब भी 59 बनेगा, ये भी कह सकते हैं ना। तो हम एक कम को क्या कह देते हैं, उन। क्या कह देते हैं, उन। और कितना है, बोले 1 कम है तो 1 उन। 1 उन कितना, षष्टि। षष्टि। तो 1 उन को जब साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ओन। क्योंकि का में छुपा हुआ जो अ है वो ऊ से मिल जाएगा, यहाँ गुण संधि हो जाएगी तो ये बन जाएगा एक ओन। एक ओन षष्टि। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप नव पंचाशत भी कह सकते हैं या फिर आप एक ओन षष्टि भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 तरह से आप। और हम बताएं आपको, संख्या में ज़्यादातर पता है आपको जो पूछे जाते हैं ना वो ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले पूछ लिए जाते हैं। अब बच्चे क्या समझे, अगर उन्होंने ये एकोन ना समझा तो कहेंगे एक षष्टि, मतलब इसका मतलब है 61। क्योंकि देखिए एक षष्टि ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहीं पे थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि एक ओन का मतलब क्या है कि एक कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एकोन षष्टि। अब आते हैं हम अपने 60 पर। जैसे ही 59 हुआ, 59 हुआ, वैसे ही हमारे 60 पर। 60 क्या हुआ, 6 में 0 लगाया, 60, 60। 60 को कहते हैं षष्टि। षष्ठ होता है हमारा षष्ठः, क्या बनता है, षष्ठः। 6 को कहते हैं और वही हमारा क्या बन गया, जब उसमें क्या हमारी दहाई का अंक जुड़ गया तो क्या बन गया, वो षष्टि। क्या बन गया, षष्टि। तो अब कहेंगे एक षष्टि, द्वि षष्टि, त्रिषष्टि, चतुःषष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि। ठीक है, यानी एक षष्टि। 60 में 1 जोड़ दिया 61, 60 में 2 जोड़ दिए 62,
षष्ठी ही, 60 में त्रि जोड़ दिए 63, 60 में 4 जोड़ दिए 64, 60 में 5 जोड़ दिए 65, 60 में हमारे 6 जोड़ दिए 66, फिर 60 में 7 जोड़ दिए तो हो गया 67, यहाँ पे 60 में 8 जोड़ दिया बोला 68, 60 में 9 जोड़ दिया हो गया हमारा 69। अब 69 को क्या कह सकते हैं, कहते हैं नवषष्ठी भी कह सकते हैं, क्योंकि 60 में 9 जोड़ा गया है। जैसा कि हम हर एक उसमें देखते जा रहे हैं कि जो आगे आने वाले दहाई का अंक होता है और उसके पहले ये जो 9 जोड़ने के बाद इसको दो तरह से बता सकते हैं, या तो ऐसे 60 + 9 कह सकते हैं, यानी नवषष्ठी ही भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि 70 में से 1 घटा दो तब भी हमारा 69 बनता है। तो क्या कहेंगे इसको, एक कम करना है तो क्या लिखेंगे हम उसको, एकोन, यानी एक उन कितना है बोले 70 को क्या कहते हैं, सप्ततिहि। क्या कहते हैं, सप्ततिहि। तो ये हो जाएगा हमारा सप्ततिहि, एकोन सप्ततिहि, या फिर क्या कह सकते हैं, नवषष्ठी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिर ये देख लीजिए, ये अंडरलाइन करके बताते जा रहे हैं कि भाई इनको थोड़ा सा हम दो तरह से बोल सकते हैं और दोनों तरह से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इनको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए हर एक में, जिससे आपको थोड़ा सा इसको याद रखने में आसानी हो। फिर आया सप्ततिहि। क्या आया, सप्ततिहि। सप्ततिहि का अर्थ क्या हुआ हमारा, 70। 70 में 1 जोड़ा, सप्ततिहि, एक सप्ततिहि यानी 71। हमारा हुआ द्वा या द्वे सप्ततिहि, क्या अर्थ हुआ, 72। फिर सप्ततिहि में त्रयः, या तो आप त्रयः ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर विसर्ग लिखेंगे तो त्रयः को अलग लिखेंगे आप, त्रयः सप्ततिहि। ठीक है, और अगर यहाँ पे विसर्ग ना लगा के आपको अगर इसको साथ में लिखना है तो आप लिखेंगे त्रयस् सप्ततिहि। क्यों, ये विसर्ग संधि वाली बात आ गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दो चीजें अगर एक साथ में, त्रयः एक अलग पद है, सप्ततिहि एक अलग पद है, दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो फिर इसमें हमें संधि का नियम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग लिख दीजिए, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ त्रय सप्तति लिख दीजिए, या फिर क्या लिखेंगे, त्रयस् सप्ततिहि। फिर अब ऐसे ही देखिए, चतुः भी लिख सकते हैं आप कि चतुः सप्ततिहि। चतुः अलग लिख दीजिए 4 और सप्ततिहि अलग लिख दीजिए, तो आपको कोई संधि का नियम नहीं लगाना है। लेकिन अगर साथ में लिखना है आपको 74, यानी 4, 70 में 4 जोड़ने हैं आपको, तो सप्ततिहि में 4 जोड़ेंगे, क्या बनेगा, बोले चतुः सप्तति बनेगा। लेकिन अगर इसको साथ में लिखना है तो आप चतुस्सप्तति लिखेंगे, और अगर अलग अलग लिखना है तो फिर सा का हमारा विसर्ग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चतुः षष्ठी लिखा है ऐसे ही बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, कहाँ तक पढ़ लिए हमने, चतुः सप्तति यानी 74 तक। अब चलते हैं पंच सप्तति। पंच यानी 5, किसमें, सप्तति ही, 70 में जोड़ दीजिए। वही देख लीजिए कि वही 70 वाली लाइन चल रही है, जैसे 71 72 करते थे, ऐसे ही 70 को 70 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्तति ही। अब उसमें एक जो जोड़, एक, फिर उसके बाद द्वे, इसके बाद त्रयः, इसके बाद चतुः, इसके बाद पंच, फिर षट, सप्त, अष्ट और नव सप्तति। तो पंच सप्तति 75, षट सप्तति 76, सप्त सप्तति तो क्या बन जाएगा हमारा 77, अष्ट सप्तति तो हो जाएगा हमारा 78, नव सप्तति यानी हमारा 79। अब इसको 79 को अब ये क्या कहते हैं अशीति। 80 को क्या कहते हैं, अशीति। क्या कहते हैं, अशीति। तो अशीति को अब देख लीजिए क्या करेंगे हम, या तो हम लिख दीजिए एकोनाशीति। अब एकोनाशीति कैसे बना, देखिए एक हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि कैसे संस्कृत में उसको एकोनाशीति कहा। 80, या तो देखिए क्या कहा जाता है कि 70 में 9 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 का क्या होगा, नव, और ये 70 का हो गया सप्ततिहि, तो बन गया हमारा क्या, 79। अब कहते हैं कि इसको या तो ये भी कह सकते हैं कि 80 में से 1 घटा दो, तब भी हमारा 79 बन जाएगा, 79 बन जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, बोले इसको एक जब हम किसी में से कम करते हैं तो कहते हैं एक उन, और इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, अशीतिहि। क्या कहते हैं, अशीतिहि। ठीक है, अब इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो
एक का क और उ क्या बने, एको, गुण संधि से बन गए। अ और उ के मेल से नया गुण उत्पन्न होता है, उसी को गुण संधि कहते हैं। अ और उ के मेल से ओ की मात्रा निकलती है, ये हो गया, तो ये हो गया एकोन। अब इसमें क्या लिखा है, अशीतिः, क्या लिखा है, अशीतिः। अब इसको हम एक साथ में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, कहते हैं न और आ को भी जोड़ा जा सकता है, तो क्यों बोले संधि अगर कर लीजिए, एकोन अशीतिः लिखेंगे तब भी सही होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको साथ में कैसे लिख सकते हैं, कह देंगे न में छुपा हुआ अ, देखिए ना आधा तो है नहीं ना, पूरा है, तो न में छुपा हुआ अ आ से मिलेगा, तो कहाँ यहाँ बन जाएगी हमारी दीर्घ संधि, तो ये हो जाएगा एको ना और ये हो जाएगा शीतिः। ये हमने अब आप बताए कि ये हमने आपको नियम क्यों बताया है संधि का यहाँ पे, वो इसलिए बताया है क्योंकि जो हमारी 80 की जो लाइन बनती है, 80 की जो हमारी संख्याएं बनती हैं, 80 में 1 81, 80 में 2 82, फिर 83, फिर 84, ऐसे जब हमारी 90 तक जो संख्याएं बनती हैं उनमें क्या बन जाता है, अशीति जो होता है, अ हमारा स्वर है वो आगे वाले व्यंजन से जुड़ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब क्या परिवर्तन होगा, इसीलिए हमने दीर्घ संधि का पहले ही बता दिया कि न में अ जोड़ा तो वो ना बन गया, एको न शीति, समझ गए। क्यों, अब कहोगे अशीति कहाँ गया, तो अशीति ये अ यहाँ पे छुप गया, ना में आके जुड़ गया, ठीक है, क्या हो गया, एको न शीति, ठीक है। तो जो हमारा 79 है यानी 79 है, उसको या तो नवसप्तति ही भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर एको न शीतिः भी लिखा हुआ होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम बताते हैं, अब कहते हैं क्या, 80 किससे बना, अशीतिः। अब कहते हैं, अब देखिए एक में ये अ जुड़ा तो क्या बना, एकाशीतिः, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा, ये द्वयशीति, ठीक है, या में ही अ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, द्वयशीतिः। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी में क्या हुआ, अ के जगह पे य का आगमन हो गया, ठीक है, क्योंकि त्रय भी होता है ना, त्रि को क्या कहते हैं, त्रयः भी कहते हैं। अब ये कहेंगे आप य कहाँ से आया, सबसे पहले आपका के मन में सबसे पहले यही प्रश्न आएगा कि मैम ये य कहाँ से आ गया। अभी तो आपने कहा ठीक है अ यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो हमने जोड़ दिया तो एकाशीति कर दिया, लेकिन ये द्वय का में य कहाँ से आया, तो यह इसलिए आया कि दो को क्या कहते हैं, द्वे, क्या कहते हैं, द्वे, और ये हो गया हमारा अशीतिः, क्या हो गया, अशीतिः, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे भी स्वर संधि हो जाएगी, यहाँ तो हुई हमारी दीर्घ संधि क्योंकि एक में छुपा, क में छुपा हुआ अ, क की आ का और ये अशीति के अ का मेल हुआ तो हमारा बड़ा आ बना और वो बड़े आ की मात्रा ए का लग गई और यहाँ का ये गायब हो गया और ये बन गया हमारा शीति, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ तो हुई हमारी दीर्घ संधि, कौन सी, दीर्घ संधि। लेकिन अब जो हमारा द्वे जो शब्द आया, दो को क्या कहते हैं, द्वे, तो जैसे द्वे जो आया तो इसमें द्वे में क्या लगा हुआ है, बोले दो में छोटी ई की मात्रा है और आगे आने वाला अ है, तो बोले कहाँ से या का आगमन हुआ, तो ई किसी भी स्वर के आगे आने वाले भिन्न स्वर से या में बदल जाती है, यण संधि कहती है। तो ई बन गया या में जुड़ गया अ, छोटा आ जुड़ा तो या हमारे पास पूरा बन गया। तो अब देखिए कहाँ से आया, कहते हैं द्व बचा क्योंकि ई बन गई य, तो ये आधा अ या बना पहले और फिर अ इसमें जोड़ा तो इसने पूरा कर दिया इसको और ये बन गया हमारा शीति, ठीक है। संधि अपन ने पढ़ ली है, फिर इनमें भी अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या बन गया, द्वयशीति, समझ आया। ई कहाँ, य कहाँ से आया, द्वय में अशीति, ये इसी में हो रहा है, इसी लाइन में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 80 का जो अ है वो क्या करेगा, वो स्वर है, एक क्या है, स्वर, और भाई स्वर जब स्वर किसी के पीछे लगा हुआ होता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन कर देता है, तो ये परिवर्तन कर रहा है। ऐसे ही देखिए ये भी त्रय हो गया, कैसे, 3 को क्या कहते हैं, त्रि, और ये होता है अशीति,
ठीक है, अपन को रटना नहीं है ना, इसीलिए हम या तो आप इसको त्रिअशीति अलग अलग लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अगर इसको साथ में लिखना है तो क्या होगा, छोटी ई की मात्रा क्या बन जाएगी हमारी, बोले त्र में से छोटी ई की मात्रा गायब होगी तो त्र रह जाएगा आधा, और ई अपने आगे आने वाले किसी भी भिन्न स्वर की वजह से क्या किस में बदल जाती है, य में, और वो भी कैसे, आधे या में। लेकिन जब आगे वाला स्वर उसमें जुड़ेगा तो वो हो जाएगी पूरी, तो ये हो जाएगा त्रैशीति, त्रैशीति। ठीक है, तो ये बन गया त्रैशीति। अब ऐसे ही कहा चतुर्शीति। चतुर कैसे बना, बोले ये लिखा हमने चतुः, फिर लिखा हमने अशीति ही। सभी में संधि के नियम लगे हुए हैं। चार को क्या कहते हैं, चतुः। तो क्या बना, चतुः में से ये जो विसर्ग है आ के होने पर किस में बदल गया हमारा, र में। किस में बदल गया, आधे र में। और आगे लिखने वाला अशीति के अ ने इस रा को पूरा कर दिया, तो ये हमारा बन गया चतुर्शीति। ठीक है, अब पंच में च में अ था और आगे आने वाले अ से दोनों जब जुड़े तो बन गया पंचाशीति। षडशीति, ऐसे ही षड जब आधा होता है आ आगे मिला तो षड को पूरा कर दिया, तो ये बन गया षडशीति, क्योंकि षड हमारा जो होता है वो षड ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया षडशीति। ऐसे ही सप्त में छुपा हुआ अशीति के अ से मिला तो ये बन गया सप्ताशीति, दीर्घ संधि के नियम से। ऐसे ही अष्ट में छुपा हुआ अ हमारे किससे, अशीति के अ से मिला तो क्या बन गया यहाँ दीर्घ संधि की वजह से अष्टाशीति। ऐसे ही नव में छुपा हुआ अ, नव के पीछे हर एक, देखिए जहां पे आप देखेंगे कि व्यंजन पूरा है, अर्थात व्यंजन पूरा कब होता है, जब उसमें अ जुड़ जाता है, अर्थात तो उसके पीछे अ जरूर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। नव में पीछे अ निकल रहा है, अष्ट में पीछे अ निकल रहा है, सप्त में पीछे अ निकल रहा है। यहाँ पर अ नहीं है लेकिन यहाँ पे आधा व्यंजन है तो अ को मिला, अ जो अशीति का अ है वो इसको पूरा कर देगा। ठीक है, दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा कि यदि संख्या जो 1 से 9 तक की संख्या है, अगर वो जैसे आधी है, जैसे ये लिखा है षड, ये आधी है, और इसके बाद यदि कोई स्वर वाली संख्या आएगी अशीति यानी 80 आ गई तो स्वर इसको क्या कर देता है, पूरा। अ हमेशा क्या करता है, उसको पूरा कर देता है, तो ये बन जाएगा षडशीति। ठीक है, और उसी में अगर यहाँ पर ये क्या लिखा है, कोई स्वर युक्त अंत हो रहा हो, जैसे सप्त में त में अ लगा हुआ है, त पूरा है आधा नहीं है, और फिर अब इसमें अशीति लगेगा तो क्या होगा कि त में छुपा हुआ जो अ है वो इस आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सप्ताशीति। तो देख लीजिए आगे अष्टाशीति भी ऐसे ही बन गया, नवाशीति भी ऐसे ही बन गया। ठीक है, अब ये हो गया नवति। क्या बन गया ये हमारा, नवति यानी 90। ठीक है, अब कहते हैं जब 90 हो गया तो 90 के बाद हम फिर वैसे ही शुरू करेंगे कि एक नवति। अब यहाँ पे क्यों एकानवति और यहाँ पे परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये लिखा है एक, ये हो रहा है स्वर से अंत, और यहाँ लिखा है हमारा नवति। ठीक है, आधा व्यंजन तो है नहीं है। ठीक है, तो अब जब एक तरफ स्वर है, स्वर के आगे व्यंजन लिखा है, तो वो व्यंजन कभी कोई परिवर्तन नहीं करता है, स्वर सबसे ज्यादा। व्यंजन जब टकराते हैं तब परेशानी होती है, व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। लेकिन कहा कि एक ये भी अपने आप में पूरा है और नवति भी अपने आप में पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ भाई स्वर और व्यंजन कोई परेशानी नहीं कर रहा है, तो उन्हें वैसा का वैसा लिख दिया। अब ऐसे ही द्वे नवति, त्रिनवति। अब देखिए त्रिनवति, अब आप कहेंगे कि अब ये मैडम फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ तो लगा है न और ये ण कैसे आ गया, बताइए ये न की जगह ण कैसे आ गया, त्रिनवति ही कैसे हो गया। यहाँ तो अभी या तो आपने एक नवति बोला था, यहाँ तो आपने द्विनवति बोला था, लेकिन यहाँ त्रि के संग में आपने जैसे णवति कह दिया। क्यों कर दिया ऐसा, वो इसलिए कर दिया कि हमने आपको बताया था ना कि किसी पद में या अपनी जहाँ संधि होती है उसके दो पदों में से किसी में भी अगर यहाँ पे एक जगह र है
किसी भी पद में, ये नहीं है कि आगे हो पीछे हो बीच में हो, नहीं। एक हमारा जो णत्व संधि होती है, णत्व विधान जिसको कहा जाता है, वो क्या कहती है कि संधि हो रही हो, यहां पर ना आगमन हो रहा हो, ठीक है, और मतलब इस पद में ना हो और इस पद में अगर र है, कहीं पे भी हो, पहले शब्द में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, किसी में भी हो, तो इस र के होने से ये जो न है वो ण में परिवर्तित हो जाता है। णत्व संधि का ध्यान कीजिए। तो ये क्या लिखा है, त्रि, और त्रि कैसे बनता है, आधे त आधे र और छोटी ई की मात्रा से त्रि बना हुआ है, तो इसमें र छुपा हुआ है त्रि में। फिर इसके बाद क्या आया, नवती आया, तो क्या हुआ, बोले ये हो गया कि ये र के होने से जो न था वो णवती बन गया, ठीक है। तो त्रि हम वैसा के वैसे ही लिखेंगे और ये हो जाएगा त्रिणवती ही। तो ये हमारे णत्व संधि की वजह से णाम आ गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे चतुः, फिर से देख लीजिए, वही णत्व संधि का नियम आ रहा है। क्या लिखेंगे हम इसको, चतुः और नवति। अब विसर्ग जहां पर होता है वो स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन करता है, तो क्या हो जाएगा, ये चतुर आधर और ये हो गया हमारा नवति, ठीक है। अब र के बाद कोई स्वर तो है नहीं, तो रा तो आधा ही रहना है, उसको रा को आधा ही बना रहना है, लेकिन र के होने से ये न किस में बदल जाएगा, ण में, तो ये हो जाएगा चतुर णवती, ठीक है। और अब ये आधा र क्या कहता है कि मैं आधा र बीच में नहीं लिखूंगा, अगर मैं किसी व्यंजन के आगे हूं तो मैं उसके ऊपर जाके बैठ जाऊंगा, और अगर यही र किसी व्यंजन के पीछे लग जाता है तभी उसको हम नीचे लिख देते हैं। जैसे प के बाद अगर र है लिखा हुआ है, प लिखा है, इसके बाद अगर आधा र आता है तब हम इसको कह देते हैं प्र, और अगर यही र पहले आ जाता है तो हमारा ये र आगे आने वाले व्यंजन पर ऊपर चला जाता है। तो यही यहाँ पर हुआ, ये जो र था ण में पहले ही आ गया, तो ये होगा चतुर्णवती, ठीक है। क्योंकि यहाँ अपन को रटना नहीं है, अपन सारी संधियां पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्यों परिवर्तन हो रहा है, न कैसे आ गया, ण से आ गया। यहाँ पे अभी देखा था कि यह कहाँ से आया, यहाँ हमारी स्वर संधियां लगी। स्वर संधियां क्यों लगी, क्योंकि जो अशीति है अ से शुरू होने वाला शब्द है, और भाई आ से आ का अर्थ है स्वर। अब बस भाई स्वर व्यंजन या किसी के पहले आएगा तो वो अपना गुण तो दिखाएगा। स्वर स्वर में जुड़ेगा तो हमारी कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। स्वर व्यंजन में जुड़ेगा तो व्यंजन संधि होगी, लेकिन स्वर के पीछे होने पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। यहाँ पर भी देख लीजिए, रा के होने से ना में परिवर्तन हो गया, अणा बन गया वो। अब देखिए पंच में ऐसा कुछ नहीं था तो पंचनवती वैसे लिखा, एक में ऐसा कुछ नहीं था तो एक नवती लिखा, द्वि में ऐसा भी नहीं था तो इसलिए द्विनवती लिखा। अब ऐसे कहते हैं षण्णवती। अब देखिए यहीं पे वही फिर से देखिए यहाँ पे परिवर्तन हुआ, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये क्षण है, ठीक है, श है पर नहीं है इसका अर्थ, ये श है। तो ये हमारा क्या था, षड था, और यहाँ क्या लिखा था, नवती लिखा था। तो र और स, अभी हमने र बताया था आपको, र के होने पे ण में बदलता है, और दूसरा एक और जो अक्षर होता है णत्व विधान में वो होता है हमारा षटकोण का श। तो याद रखेंगे, न हमारा ण में कहाँ परिवर्तन होगा, या तो हमारे आगे आने वाले पद में र हो या श। ऐसा ही आप देखिएगा, जब आपने देखा ना कहीं लिखते हैं हम रामाणाम और कहीं लिखते हैं बालका नाम, तो बालक में हम नाम क्यों लगा दिया और राम में हमने अणाम क्यों लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि बालक में र नहीं था इसीलिए ना ही बना रहा, लेकिन राम में र लिखा हुआ था इसीलिए वो अणाम लग गया। ऐसे ही देखा होगा आपने, बालक बालकेन बन जाता है और राम हमारा रामेण बन जाता है। क्यों भाई, बालक में एन लगा दिया, राम में एण क्यों लगा दिया, अणा कहाँ से आ गया, तो वो णत्व संधि से आता है, व्यंजन णत्व संधि से आता था, ठीक है। तो अब र याद जब हो गया, दूसरा वर्ण और सीख लीजिए श, ठीक है। श के होने पे भी क्या होगा, हमारा अणा बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे षड ये लिखा है षड और ये लिखा है न, क्या हो जाएगा, णवती बन गया, ठीक है, णवती बन गया। अब ये जो ण है आगे आने वाले ट ठ ड ढ ण, यहां पर जो पंचम अक्षर होता है
हाँ, कौन सी? हमारी अनुनासिक जो संधि होती है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, इस णा के होने से, इस पंचम अक्षर के होने से ये वाला जो आधा व्यंजन है वो भी अपने ही पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो ये डा का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ पे भी ये आधा णा, आधा जो ड है वो किस में बदल जाएगा? हमारे ण में। तो यहाँ बन गया ये षण्णवति। रट के याद नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको एक एक चीज सब समझ में आएगी, रटेंगे तो वहीं पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप क्या लिख देंगे? षड्नवति लिखेंगे इसको। क्या लिख देंगे? षड्नवति। लेकिन षड्नवति लिखने से पहले हमें क्या करना है? या तो हम इनको अलग अलग लिखें, सबसे पहली बात, या तो अगर लिखें तो हम इसको अलग लिखें, षड्नवति लिखें। और अगर अब इसको साथ में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसका? श के होने से ये ना है वो णा में बदल जाएगा। फिर इसके बाद णा के आगमन से, णा भी तो डा में जुड़ रहा है, तो णा अपने ही जैसा यहाँ पर पंचम अक्षर आधा लेके आ जाएगा। तो ड हमारा णा में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा षण्णवति। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया कि ये षण्णवति कैसे बना। फिर कहा हमने सप्तनवति। सप्त में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ना रा है, ना श है, ना हमारा विसर्ग है, तो क्या बन गया? ये सप्तनवति। यहाँ अष्टनवति, अष्ट में भी ऐसा नहीं था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है नवनवति, यानी नवनवति। और फिर हमारा 100 आ गया शतम। बस 100 तक हमारी गिनती हो गई। अब इसके बाद 100 के बाद अब आप देख लीजिए, अब आप कहेंगे कि अगर मैम 100 के बाद 101 काउंटिंग आ गई तो फिर क्या करेंगे? फिर हम एक शतम, 100 में 1, फिर हम द्विशतम, त्रयशतम, फिर वही बात शुरू कर देंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, जो 20 और 1 से स्टार्ट किया था। तो क्या किया था? 1 को यहाँ पे पहले लिखा जाता है, तो ये हो गया 1, और यहाँ हमने लिख दिया था विंशति। तो ऐसे ही 100 को हम क्या लिखेंगे? हमारा शतम। अब इसमें जो संख्याएं अब हमने 1 से 100 तक जोड़ी हैं वो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक शतम, द्विशतम, त्रयशतम, चतुर्शतम। ठीक है, 401, 405, 406। फिर हमने फिर तो बाकी 11 से फिर 1 से 100 तक की गिनती तो हमें आती ही है। फिर 100 में हम चाहे जितनी काउंटिंग लगा लें वही हम आगे लिखते जाएंगे, और इस प्रकार से हमारी 100 के आगे भी गिनती बन जाएगी। कहते हैं ना कि आपको अगर गिनती में याद करना है, कोई भी काउंटिंग बनानी है, तो आपको क्या याद रखना होता है कि पहले तो 1 से 10 तक की अच्छे से याद रख लीजिए। फिर उसके बाद बोले हर टेंस वाली जो नंबर होता है, हर दहाई का अंक होता है, उसको याद रख लीजिए कि 10 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, 40 को क्या कहते हैं, 50 को क्या कहते हैं, 60 को क्या कहते हैं, 70, 80 और हमारा ये 90 और ये 100। यहाँ तक इतने नंबर याद हो गए, फिर आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी संख्या का निर्माण आप कर सकते हो। तो यही हमने आपको इधर बता दिया कि ये हो गया 100 तक। फिर ऐसे ही 100 में भी अगर हम यही 100 गिनतियां जोड़ते जाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर द्विशतम हो जाएगा, त्रयशतम हो जाएगा, चतुर्शतम हो जाएगा, पंचशतम हो जाएगा, षष्ठशतम। इस प्रकार से ये हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? सहस्त्रम, 1000 पे आ जाएगा। ऐसे ही हजारों में भी संख्या जब जुड़ती जाएगी तो 10,000 को कहते हैं अयुतम। फिर यहीं पे 10,000 10 बार जुड़ जाएगा तो ये लाख, 1 लाख बन जाएगा तो हो जाएगा लक्ष्यम। और ऐसे ही जब लाख हमारे जुड़ जाते हैं तब बन जाता है करोड़, जिसको वे कहते हैं कोटि। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ये संख्या चलती रहती हैं। तो हमने आपको यहाँ पर संख्या अब अपनी यहाँ पर 1 से लेके 100 तक की हो गई है पूरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने थोड़े से इनके अभ्यास को भी कर लेंगे। अच्छा, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। कहते हैं कि एकोनविंशति संख्यात, एकोनविंशति किसको कहा जाता है? 19 से। 19 से जो संख्या प्रारंभ होती है, यानी प्रारंभ करते हैं कहाँ तक? नवनवति, यानी 9। अब जैसे यहाँ नवनवति लिखा हुआ हो तो कैसे आप समझेंगे कि ये क्या है? तो कहेंगे 9 का अर्थ होता, 9 का अर्थ होता है 9 और नवति का अर्थ होता है 90, अर्थात क्या हुआ? ये 99 की बात हो रही
है ना, अलग अलग लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अब ऐसे देखिए, अगर आपके सामने लिखा हुआ हो एकोनविंशति, तो इसको आप कैसे संख्या में बदलेंगे, तो कहेंगे एक ओन का मतलब होता है एक कम, किसमें, विंशति में। अच्छा, 20 में से एक कम, अर्थात ये 19 की बात हो रही है। ऐसे संस्कृत में लिखी हुई संख्या को आप अपनी गिनती के में परिवर्तित कर सकते हो, आप उसको अपनी काउंटिंग में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एकोनविंशति यानी 19 से संख्यात प्रारंभ, मतलब जो 19 से संख्या प्रारंभ होगी 99 पर्यंत, 99 तक, पर्यंत का मतलब होता है तक। संख्यावाचक शब्द, जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो एक वचनांता यानी वो एक वचन में चलते हैं, और नित्य स्त्रीलिंगा च भवंती, और स्त्रीलिंग ही वो रहते हैं। होता है ना कि विंशति छोटी की मात्रा, मति है ना, मति बुद्धि है ना, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हमारे चलते हैं। अब कहते हैं एतेषां रूपाणि मति शब्दवत भवन्ति, जिनके रूप मति के अनुसार चलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं त्रिशत, त्रिशत नहीं होगा, ये त्रिंशत हो गया, त्रिंशत, चत्वारिंशत, फिर पंचाशत शब्दानाम। अब बीच में जब आ जाते हैं 30 हट गया, इसमें से देखिए अष्टाशीति, हाँ, और हम कहते हैं नवति, सप्ताति, जहाँ छोटी ई की मात्रा है वो हमारे किस तरह से चल रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे मति शब्द के अनुसार चल रहे हैं। जहाँ पे त हलंत आ रहा है, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, ऐसे शब्द सरित के अनुसार चलते हैं। और यहाँ पे कहते हैं षष्टि यानी 60, सप्तति, अस्ति, अशीति, नवति, येषां शब्द रूपाणी विंशतिवत, यानी जो विंशति कहा था, कैसे, विंशति यानी 20, जो मति के अनुसार चल रहे हैं वैसे ही रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बता दिए हैं कि भाई आप शब्द रूप जैसे बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, क्या उनमें नियम लगेंगे, तो कहा बता दिया कि 60, 70, 80, 90। देखिए इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, इसमें भी और इसमें भी। इनको कैसा बनाएंगे, मति के अनुसार, क्योंकि विंशति में भी छोटी ई की मात्रा होती है, फिर षष्टि में भी होती है, सप्तति में होती है, 80 में भी होती है और 90 में भी होती है। और फिर कहते हैं, फिर बाकी के कहाँ गए, तो बाकी के ये हो गए 30, 40 और 50। यही तो बात थी। तो कह रहे ये वाले बनते हैं सरित की तरह और उसके बन जाते हैं हमारी मति की तरह। तो ये हमारा एक छोटा सा नियम था जिसको हमने समझा दिया। अब इसके बाद आपको जो बताने जा रहे हैं वो है अपनी आप लोगों के लिए बहुत ही एक यूजफुल फीचर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल ने लॉन्च किया है, जो है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। ठीक है, जिसको अब आप केवल ना कि आप अब YouTube पे सर्च करके ही हमारे वीडियोस, हमारे चैनल के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, बल्कि अब आप गूगल सर्च पे भी आप इनको देख सकते हैं। कैसे कि आप गूगल टैब पे जाएंगे और आप वहां पर लिखेंगे जैसे ही magnetbrains.com, क्या लिखना है आपको, magnetbrains.com, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने ये आपका एक फीचर आ जाएगा, ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको फिर इसमें आप यहाँ देखिए, जैसे ही इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे वैसे ही आपको लिख जाएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्स, और वहां पर आपको सारे क्लासेस के देखिए यहाँ पर पूरी लाइन से लिखे होंगे क्लास 1 से 12th तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं आपको देखना है। अगर यहाँ से आपको पहले से ही दिख रहा है कि सिविक्स देखना है, हिस्ट्री देखना है, ज्योग्राफी देखना है, तो भाई यहाँ से मिल ही जा रहा है। नहीं अपने पास तो ये देखिए पूरा सारा सिलेबस इस एक लाइन में है। कैसे करना है, अगर आपने देखा कि क्लास 10th देखना है तो आप क्लास 10th पे आपने किया क्लिक, इसके बाद जैसे ही आप क्लास 10th पे आएंगे वैसे ही आपके सामने ये निकल आया क्लास 10th में भी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है, संस्कृत। तो जैसे क्लिक करेंगे संस्कृत तो ये दिख जाएगा, आपको संस्कृत का टैब आ जाएगा। इसके बाद आपको संस्कृत व्याकरण देखिए ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए शेमुशी के सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपके लाइन से लिखे हुए हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए कि आपको इनमें से जो भी आपको क्लिक करना है, आपने कहा सूची पर्यावरण, या आपने कहा संस्कृत व्याकरण, या आपने कहा चैप्टर 2 देखना है, हमें बाकी सब कुछ नहीं देखना है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही क्लिक करने से आपके सामने ऐसे वीडियो शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने संस्कृत व्याकरण में संधि, संस्कृत व्याकरण को क्लिक किया
उसमें भी आ जाएंगे कि संधि देखना है, समास देखना है, कारक देना है, सब की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको हर एक वीडियो को नहीं देखना है, आप उसके टॉपिक से ही समझ जाएंगे कि हमें क्या देखना है, हमें संधि देखना है। तो इस तरह से आपका संधि का पेज आपका ओपन हो जाएगा। बस अगर इसको बैक करना है आपको तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से टैब पे चले जाइए, यहाँ पे बैक बटन दबा दीजिए और जैसे ही आप बैक में आएंगे तो इस तरह से आप पीछे आते चले जाएंगे। फिर आप क्लास 11th 12th 6th जिस क्लास में हो आप उसको ईजिली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए नई वेबसाइट हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।